हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट लेक्चर लेने वाले हैं और वो कौन सा है, इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट्स। क्या इम्परफेक्शन बोलो या फिर डिफेक्ट बोलो, एक ही बात है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो अपनी अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए और पहले इसको अच्छे से समझो और उसके बाद अपने नोट्स बनाइए, ठीक है। तो क्या है टॉपिक का नाम, इम्परफेक्शंस, और क्या बोलते हैं इसको, डिफेक्ट्स। ठीक है, या तो डिफेक्ट बोलो या फिर क्या बोलो, इम्परफेक्शन बोलो। डिफेक्ट का मतलब हिंदी में क्या होता है, दोष, है ना। तो अब ये डिफेक्ट होता क्या है, ठीक है। तो अगर मान लो कि इरेगुलरिटी हो जाए, क्या हो जाए, इरेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म। हमने दो टाइप के सॉलिड पढ़े थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड। हमारा फोकस किसके ऊपर है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर। और क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस, जिनको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो उनका एक स्पेशल पोजीशन होता। अब बात यह है कि वो स्पेशल पोजीशन कॉर्नर भी हो सकता है, वो एज सेंटर भी है, वो बॉडी सेंटर भी है, वो फेस सेंटर भी है, ठीक है ना। अब उसके में अगर वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में इरेगुलरिटी हो जाए उनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफेक्ट्स बोलते हैं या फिर इम्परफेक्शन बोलते हैं। तो इम्परफेक्शन या डिफेक्ट क्या होता है, इट इज द इरेगुलरिटीज इन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब क्या हुआ, they can be atoms, they can be molecules and they can be ions. Irregularities in the arrangement of constituent particles in crystalline form is known as what, defect। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफेक्ट। ये तो डिफेक्ट की डेफिनेशन हुई। क्वेश्चन उठता है कि सर डिफेक्ट आता क्यों है, ठीक है। अब ये बात देखो, हमने क्या बोला था कि जो नेचर में जो मोस्ट ऑफ दी जो सॉलिड्स मिलते हैं, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और क्यों क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्यों बोला उनको, क्योंकि वहां पर ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनकी एक पोजीशन है, दे अक्वायर अ डेफिनेट पोजीशन इन द क्रिस्टल लैटिस। ये बात बोला था। लेकिन एक बात और भी कहा था आप लोगों को, क्या, कि ये जो सॉलिड फॉर्म होते हैं नेचर में, और उनका जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो बड़ा स्लो प्रोसेस है। अब जब प्रोसेस स्लो होगा तो क्या होगा कि इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को सफिशिएंट इनफ टाइम मिल जाएगा टू एक्वायर देयर डेफिनेट पोजीशन, चाहे वो कॉर्नर हो, चाहे वो एस सेंटर हो, चाहे वो बॉडी सेंटर हो, चाहे वो फेस सेंटर हो, ठीक है। अब बात यह है कि अगर हम इनको क्रिस्टलाइन करें, अगर हम क्या करें, इनको क्रिस्टलाइन करें, इनके क्रिस्टल फॉर्म करें, यानी प्रोसेस का नाम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। अगर ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन ये प्रोसेस हम थोड़ा फास्ट कर दें, अगर क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस हम लोग क्या कर दें, फास्ट कर दें, या फिर थोड़ा मॉडरेट रेट पे कर दें, तो क्या होगा कि वहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाएगा अपनी अपनी पोजीशन को एक्वायर करने का। तो वहां पर क्या क्रिएट हो जाता है, डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है। हो सकता है कि कुछ एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं अपनी लैटिस साइट से क्या हो जाए, मिस हो जाए, या फिर क्या हो जाए, डिसलोकेट हो जाए, ठीक है ना। तो वहां से क्या क्रिएट हो जाता है, डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है। सो रीजन क्या है डिफेक्ट का क्रिएट होने का, देखो रीजन क्या है, ठीक है, ठीक। डिफेक्ट्स अराइज ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन एट, अगर क्रिस्टलाइजेशन हो जाए तब एट फास्ट रेट, या फिर मैं बोल दूं और मॉडरेट रेट पे भी, क्योंकि जो क्रिस्टलाइन का जो प्रोसेस है वो स्लो प्रोसेस होता है, स्लो होना चाहिए। स्लो होगा तभी तो किनको, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को क्या होगा, एक इनफ टाइम मिल पाएगा अपने अपने लैटिस साइट ऑक्यूपाई करने का। लेकिन अगर यही प्रोसेस हमने फास्ट कर दिया, कौन सा, क्रिस्टलाइजेशन का, या फिर मॉडरेट रेट पे भी कर दिया, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अपनी जो लैटिस साइट्स हैं उनको ऑक्यूपाई करने का, उनको एक्वायर करने का सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाएगा। तो या तो वो अपने लैटिस पॉइंट से मिसप्लेस हो सकते हैं,
या फिर वो डिसलोकेट हो सकते हैं, तो फिर क्या क्रिएट हो जाएगा, डिफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो आपको डिफेक्ट का रीजन पता लग गया। अब आता है टाइप ऑफ डिफेक्ट्स कि डिफेक्ट कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो क्या लिखे हम लोग, टाइप ऑफ डिफेक्ट्स, और यू कैन से इम्परफेक्शन। अब देखो डिफेक्ट बेसिकली दो टाइप के होते हैं। डिफेक्ट बेसिकली कितने टाइप के, दो। और हम डिफेक्ट कहां पे पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं किसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड में। हम अमोर्फस सॉलिड की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड की। तो टाइप ऑफ डिफेक्ट कौन कौन से उनके अंदर, एक तो है, उनको हम लोग बोलते हैं क्या, एटॉमिक डिफेक्ट, एटॉमिक डिफेक्ट्स। और जो दूसरा डिफेक्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स। अब ये जो एटॉमिक डिफेक्ट्स है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो डिफेक्ट होगा वो किसमें होगा, एटम्स में होगा, या फिर आयंस में होगा, या फिर मॉलिक्यूल्स में होगा, यानी एटम से जो चीज बनी है उनके अंदर डिफेक्ट। अब वो डिफेक्ट क्या है, बोला ना, या तो अपनी पोजीशन है उससे मिसप्लेस हो जाए, ठीक है, वैकेंसी क्रिएट हो जाए, या फिर क्या हो जाए, डिसलोकेट हो जाए, तो वो डिफेक्ट कौन सा होगा, कौन सा होगा, एटॉमिक डिफेक्ट। और इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट क्या होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर में चेंज आ जाए, तो वहां पर कौन सा डिफेक्ट आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, एटॉमिक डिफेक्ट पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, एटॉमिक डिफेक्ट। अब ये जो एटॉमिक डिफेक्ट होता है, ये फर्दर आगे दो टाइप का होता है। एक तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पॉइंट डिफेक्ट्स। कौन सा, पॉइंट डिफेक्ट्स, ठीक है। और दूसरा जो डिफेक्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट्स। अब पहले समझ लेते हैं कि ये पॉइंट डिफेक्ट क्या है और ये लाइन डिफेक्ट क्या है। अगर इरेगुलरिटी हो जाए इन द आइडियल अरेंजमेंट इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, किसके अंदर, इन ए अराउंड ए पॉइंट ओनली, अगर एक पॉइंट के अराउंड ही या एक एटम के अराउंड ही इरेगुलरिटी हो जाए, किसमें, इन द आइडियल अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टलाइन फॉर्म, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट्स आर द irregularities in the ideal arrangement around a point only, ठीक है। तो फिर लाइन डिफेक्ट क्या होगा, लाइन डिफेक्ट्स आर द irregularities in the ideal arrangement through a line, in a line। मान लो एक लाइन है और इस लाइन के यहां पर मान लो काफी सारे क्या लगे हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल यानी कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं। तो एक लाइन के थ्रू ही बहुत सारी आपको अगर इरेगुलरिटी मिल जाए अरेंजमेंट में, तो उसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन डिफेक्ट बोलते हैं। और पॉइंट डिफेक्ट क्या है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, पर्टिकुलर लैटिस साइट पे कहीं पर कोई चेंज हो जाए, कोई एटम है, आयन है या मॉलिक्यूल है, वो मिसप्लेस हो गया या वो डिसलोकेट हो गया, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, पॉइंट डिफेक्ट। क्लियर है। अब ये जो पॉइंट डिफेक्ट है ये फर्दर भैया आगे कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, तीन। पहला टाइप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्या बोलते हैं उसे, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इसको। जो दूसरा टाइप है इसका, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंप्योरिटी डिफेक्ट्स, इंप्योरिटी डिफेक्ट्स, ओके। और जो इसका थर्ड टाइप है, इसको मिटा दो एक बार। और इसका जो थर्ड टाइप है किसका, पॉइंट डिफेक्ट का जो थर्ड टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्या बोलते हैं उसे, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्या बोलते हैं उसको, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब ये स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं, इंप्योरिटी डिफेक्ट क्या होते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं, बड़े डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन पढ़ने से पहले सबसे पहले इसको अपनी नोटबुक पे उतार लो, ये अपने को पता होना चाहिए। कल को आपके मान लो क्वेश्चन आ जाए, इंप्योरिटी डिफेक्ट इज ए टाइप ऑफ, किसका टाइप है, पॉइंट डिफेक्ट का टाइप है। और पॉइंट डिफेक्ट किसका टाइप है, एटॉमिक डिफेक्ट का टाइप है। ठीक है, क्लियर है। अब बात यह है कि जो जो बेसिकली आपको याद रखना है, उसको याद रखने का अगर मैं आपको एक ट्रिक बता दूं तो काम हो जाए ना, मजा आ जाए, ठीक है ना। तो एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आपको जैसे ही आप डॉक्टर बनोगे तो मेडिसिन के नाम तो आपको याद रखने पड़ेंगे। एक मेडिसिन है, ठीक है, और मेडिसिन कब लेते हैं, जब हम में कोई डिफेक्ट आ जाता है तभी तो, अरे कोई बीमारी आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तभी तो ना। तो मैं मेडिसिन को रिलेट कर दूं किससे, डिफेक्ट से, ठीक है ना। तो एक मेडिसिन है जिसका नाम है डेप्सिन। क्या नाम है, डेप्सिन।
ठीक है, ओके। आप डॉक्टर बनेंगे, आपको पता लगेगा कि ये डेप्सिन 25 mg ये किस काम आती है। एक्चुअली एक एंटी लेप्रोसी ड्रग है। लेप्रोसी तो समझते होंगे ना, हिंदी में जिसको हम लोग बोलते हैं कोढ़ बोलते हैं, तो ये एक एंटी लेप्रोसी ड्रग है, ठीक है। तो मैं इसको डेप्सिन से याद रखता हूं। डेप्सिन से कैसे याद रखें, यहां पर डी स्टैंड्स फॉर डिफेक्ट, डी स्टैंड्स फॉर डिफेक्ट आपके। अब देखो डिफेक्ट है, अब अपने को जो याद करना है, अपने को जो काम आएगा मैंने सिर्फ उसी को लिया है, जो काम नहीं आएगा मैं उसको नहीं ले रहा, ठीक है। अब देखो डेप्सिन बोला, डी का मतलब क्या हुआ, डिफेक्ट हुआ। अब डिफेक्ट में किसने टाइप का है, आगे फर्दर 2 टाइप का है, लेकिन उस 2 टाइप में एक टाइप कौन सा, एटॉमिक। ए का मतलब क्या हुआ, एटॉमिक डिफेक्ट। ए का मतलब क्या हुआ, एटॉमिक डिफेक्ट, ओके। फिर एटॉमिक डिफेक्ट में अगला क्या आता है, पी। पी बोले तो पॉइंट डिफेक्ट, पी बोले तो पॉइंट डिफेक्ट। अब पी के बाद कितने लेटर आते हैं यहां पर, 3, सी आई एन, सी आई एन, सी इसको एस आई एन करो, दैट्स इट। क्या है, एस आई एन। अब एस का मतलब है स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, 1 2 3। एस का मतलब क्या हो गया, स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। आई का मतलब क्या हो गया, इंप्योरिटी डिफेक्ट। और एन का मतलब क्या हो गया, नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। एन का मतलब क्या हो गया, नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो इसको आप डेप्सिन से याद रखोगे ना, बड़ा इजी रहेगा आप लोगों के लिए, कर पाओगे, कोई इश्यू नहीं है ना, ठीक है। तो एक बार आप इसको उतार लीजिए, ये ट्रिक भी उतार लीजिए, और उसके बाद ये स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, इंप्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, बड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उतार लिया, बढ़े आगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। डेप्सिन से याद रखो इसको, ठीक है। चलिए मिटा दिया जाए इसको। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके अंदर क्या, स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। अब स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट किसका टाइप है बताओ, ये पॉइंट डिफेक्ट्स का टाइप है। और पॉइंट डिफेक्ट्स किसका टाइप है, एटॉमिक डिफेक्ट्स का। और एटॉमिक डिफेक्ट किसका टाइप है, डिफेक्ट का, ठीक है। चलो कई बार क्या एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है दैट स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट इज ए टाइप ऑफ, तो क्या लिख दोगे वहां पे, पॉइंट डिफेक्ट। तो भैया सबसे पहले, ठीक है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पॉइंट डिफेक्ट्स। अब पॉइंट डिफेक्ट्स कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से बताया था, एक तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, एक इंप्योरिटी डिफेक्ट, और एक कौन सा, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो उसका जो पहला टाइप है, पहला टाइप वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या नाम इसका, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से, when due to some point defects, when due to some point defects the stoichiometry of the solid do not get disturbed। अगर कुछ पॉइंट डिफेक्ट से अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्टोक्योमेट्री जो है वो डिस्टर्ब ना हो, सॉलिड का स्टोक्योमेट्री डिस्टर्ब ना हो ड्यू टू सम पॉइंट डिफेक्ट्स, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट में सॉलिड का यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्टोक्योमेट्री डिस्टर्ब नहीं होता है। लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, व्हेन ड्यू टू सम पॉइंट डिफेक्ट्स, व्हेन ड्यू टू सम पॉइंट डिफेक्ट्स द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। भाई हम लोग डिफेक्ट पढ़ रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, अमorphous solid के डिफेक्ट नहीं पढ़ रहे हम लोग। When due to some point defects, the stoichiometry of the solid do not get disturbed, then this type of defects are known as a stoichiometric defect। तो उसको हम लोग stoichiometry defect बोलते हैं, कर लोगे। अब ये जो stoichiometry defect है ये फर्दर 2 टाइप के होते हैं भैया। अब आप सोचो कि सर टाइप पे टाइप बताते जा रहे हो, जो है सो है भाई। अब जो स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट फर्दर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। एक होता है वैकेंसी डिफेक्ट, कौन सा होता है, एक तो हम लोग बोलते हैं उसको वैकेंसी डिफेक्ट, और एक हम उसको बोलते हैं क्या, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। अब वैकेंसी नाम से पता लग रहा होगा कि कुछ एक जो लैटिसाइट्स है वो वेकेंट रह जाती है, और इंटरस्टिशियल नाम से पता लग रहा होगा कि कुछ एक जो लैटिसाइट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं,
कुछ एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो अपनी लैटिस साइड से हटकर कहां पर आ जाते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है ना। अब वैकेंसी डिफेक्ट का मैं एक टाइप बता सकता हूं यहां पे, क्या उसको हम बोलते हैं, क्या, शोकी डिफेक्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपसे पूछे ना पूछे अब तक जितना पढ़ा है, लेकिन शोकी डिफेक्ट और उसका एक टाइप है इंटरस्टिशियल का, कौन सा, फ्रैंकल डिफेक्ट, उसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आते हैं। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकाल के देखिए डिफेक्ट्स पे, तो आपसे किस पे, शोकी पे, फ्रैंकल पे पूछा होगा। तो सबसे पहला इसका टाइप नंबर 1 कौन सा है, इसको ए लिख देता हूं मैं, नंबर ए क्या लिखे, शोकी डिफेक्ट। देखो इसको बोलते क्या है, SCHOTTKY, डबल टी साइलेंट है यहां पे, डबल टी यहां पे क्या है, साइलेंट है, तो क्या बोलेंगे, शोकी, क्या बोलेंगे, शोकी। आपको हिंदी में कुछ ऐसा मिलेगा, देखो यहां पे हिंदी में कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो लगता है शॉर्ट की डिफेक्ट है, शॉर्ट की नहीं है, शोकी डिफेक्ट है, ये क्या है, शोकी डिफेक्ट। लिखने में ऐसा आता है SCHOTTKY, जैसे ये जो मैंने आपको नाम बताया था एक बार, क्या, LOUIS, लुई, डी, बोलने में तो ऐसा लग रहा है कि ब्रोकली होगा, लेकिन नेम क्या है, ब्रॉय, इसका नाम क्या है, लुई डी ब्रॉय, था ना, पढ़ा था हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो वैसे ही यहां पे लिखने में तो आता है SCHOTTKY, बट एक्चुअल में बोलते क्या है, प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका, शोकी, शोकी डिफेक्ट। ठीक है, चलो तो शोकी डिफेक्ट पढ़ते क्या होता है। अब शोकी डिफेक्ट इज अ टाइप ऑफ स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। अब सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं, ठीक है। डायग्राम देखो क्या है कि मान लो हमारे पास कोई एक आयनिक सॉलिड है, ठीक है। शोकी डिफेक्ट कहां पे, इन आयोनिक, इन आयोनिक सॉलिड। अब आयोनिक सॉलिड का मतलब क्या हुआ कि आपके पास कैटायंस होंगे और एनायंस होंगे, ठीक है। तो मान लो मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, कैसे, देखो ध्यान से, ये मैं क्रिस्टल की लैटिस साइड्स कुछ मैं बना रहा हूं यहां पे, बचपन याद आ गया होगा आपको भी, बचपन में जब छोटी क्लासेस में थे हम लोग, 4th में 5th में, तो इस टाइप का एक गेम खेलते थे, बॉक्स बनाने वाला, ठीक है, आपने भी शायद खेला होगा, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से कि मैंने कुछ एक लैटिस पॉइंट्स बनाए यहां पे, कि मान लो इस लैटिस पॉइंट में कैटायन है, तो मैंने लिख दिया प्लस, प्लस का मतलब है कैटायन, इसमें हो गया एनाइन, कैटायन, एनाइन, एनाइन, कैटायन, एनाइन, कैटायन, कैटायन, यानी अल्टरनेट कैटायन एनाइन बनाते चलो, एक बार बना देंगे। ये एनाइन है, कैटायन, एनाइन, कैटायन ऑटोमेटिक आएगा, ये एनाइन, कैटायन, एनाइन, कैटायन, एनाइन, कैटायन, ठीक है। और इनको एक बार मैं हल्का सा ऐसे शो करने के लिए दिखा देता हूं, ठीक है। बना लोगे इस टाइप का, काफी बनाए होंगे बचपन में यार, प्रैक्टिस आप लोगों को तो, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने कुछ एक लैटिस पॉइंट्स दिखाए हैं जिनको ऑक्यूपाई कर रखा है किसने, कैटायंस ने और एनायंस ने, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, आयोनिक सॉलिड्स। अब शोकी डिफेक्ट में क्या होता है कि जो कैटायन है, कैटायन, एक कैटायन और उसका जो प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ एनाइन, अगर एक कैटायन जाएगा तो एक एनाइन कहीं से चला गया, वो अपने लैटिस पॉइंट से क्या हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं, ठीक है। तो शोकी डिफेक्ट में क्या होता है, इसमें होता है क्या, कैटायंस, कैटायंस एंड प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ एनाइंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस, फ्रॉम देयर लैटिस पॉइंट्स या लैटिस साइड्स, ठीक है। कैटायन और उतने ही नंबर के, मान लो 10 कैटायन मिस है, तो कितने एनायन मिस हो जाएंगे, 10 एनायन मिस हो जाएंगे। मैं बोल दूं कि एक पेयर मिस होता है, अगर एक कैटायन गया है ना, तो इसका मतलब एक एनायन भी जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो उस पेयर को हम बोलते क्या है, उस कैटायन और एनायन के पेयर को जो कि अपने लैटिस साइड से क्या है, मिस हो गया, चला गया, भाग गया, उस पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, शोकी पेयर। क्या बोलते हैं उस पेयर को, द पेयर, पेयर यानी
A cation and anion. The pair means cation and anion. The pair which is missed from its lattice, its की जगह कर दो there, from their lattice sites, ठीक है, is known as उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शोकी पेयर बोलेंगे, क्योंकि शोकी डिफेक्ट में हुआ है तो उस पेयर को हम क्या बोलेंगे, शोकी पेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शोकी पेयर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि शोकी डिफेक्ट में एक कैटायन और उसके प्रोपोर्शनेट नंबर के एनायन है वो अपनी लैटिस साइड से या अपनी वो जो लैटिस पोजीशन जो भी है वहां से क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं, मिस हो जाते हैं, वहां से क्या हो जाता है, मिस। तो इस डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, शोकी डिफेक्ट। अब बात ये मिस तो हो गया, ठीक है, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इससे फायदे क्या होंगे, इससे नुकसान क्या होगा, वो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक बात बताओ, अगर शोकी पेयर मिस हो गए, यानी कैटायन भी मिस हो गया, एनायन भी मिस हो गए, अब हमको नहीं पता कितने नंबर मिस होंगे, हो सकता है 50 कैटायन चले गए, इसका मतलब 50 एनायन चले गए, ठीक है ना। ये कैटायन और एनायन के इस सॉलिड में से, इस आयोनिक सॉलिड में से, अपनी लैटिस साइड से मिस होने से क्या इस आयोनिक सॉलिड का डेंसिटी डिक्रीज नहीं हो जाएगा? क्या इस आयोनिक सॉलिड का डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैटायन और एनायन तो मिस हो गए ना। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ही चले गए तो डेंसिटी क्या हो गया, डेंसिटी कम हो गया। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जैसे मान लो एक क्लास में, आपके क्लास में 50 गर्ल्स बैठे हैं और 50 बॉयज बैठे हैं, ठीक है, और वो रूम क्लासरूम भरा भरा सा लग रहा है, ठीक है, क्लासरूम क्या लग रहा है, भरा भरा, जो एम्प्टी वॉल्यूम है वो कम है वहां पे। अब हुआ क्या कि मान लो 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स वो क्लासरूम से उठ के चले गए, तो उनकी जो सीट्स है वो खाली रह गई ना। इसका मतलब अब एम्प्टी वॉल्यूम बढ़ गया ना। अब वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या हो गया, डेंसिटी कम हो गया। क्यों? क्योंकि डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ गया, एम्प्टी वॉल्यूम बढ़ गया, तो इसका मतलब डेंसिटी क्या हो गया, घट गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कैटायन और एनायन अपनी लैटिस साइड से मिस हो जाएंगे तो उससे जो आयोनिक सॉलिड है, ये जो सॉलिड है, उस सॉलिड का डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो क्या लिख देंगे हम लोग, डेंसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, शॉकी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स डेंसिटी ऑफ द सॉलिड डिक्रीजेस। क्या है, शॉकी डिफेक्ट। दूसरी बात, अगर डेंसिटी डिक्रीज हो गया तो स्टेबिलिटी भी तो डिक्रीज हो ना भाई। अगर 100 बच्चे क्लास में है, 50 बॉयज है, 50 गर्ल्स है, ठीक है, क्लासरूम भरा भरा सा लग रहा है। अब जैसे जैसे बच्चे चले जाएंगे तो धीरे धीरे उस क्लास का स्टेबिलिटी क्या हो गया, कम हो गया ना। तो वैसे यहां पर धीरे धीरे इस आयोनिक सॉलिड का स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब डेंसिटी डिक्रीज कर जाता है और स्टेबिलिटी भी क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेबिलिटी भी क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। समझ गए कहानी। अब एक बात और देखो, अगर एक कैटायन गया है तो उतने ही प्रोपोर्शनेट नंबर के एनायन गए, लेकिन इससे इस आयोनिक सॉलिड का ये क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रहेगा ना। इसकी जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो तो मेंटेन रहेगी ना। मान लो अगर सिर्फ एक कैटायन जाता, अगर सिर्फ एक कैटायन जाता, इसका मतलब कि एनायन क्या हो जाते, कैटायन के नंबर से ज्यादा हो जाते ना। अगर सिर्फ एक कैटायन गया होता, सिर्फ एक कैटायन, एनायन नहीं जाता मान लो, तो एनायन का नंबर ज्यादा हो जाता, एनायन का नंबर ज्यादा हो जाता तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वो गड़बड़ा जाती। तो हमारा जो सॉलिड है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल नहीं हो पाता। लेकिन यहां पर क्या होता है, जितने कैटायन जाते हैं उतने ही नंबर के एनायन जाते हैं, तो इलेक्ट्रिकल जो न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहती है, वो डिस्टर्ब नहीं होती। तो क्या लिखेंगे हम लोग, नंबर थर्ड पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी क्या रहती है, मेंटेन रहती है, ठीक है, वो डिस्टर्ब नहीं होती। ये कहानी समझ आ गई। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट ये है, मैं बोल दूं कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ये होने से वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर कैटायन और एनायन अपने साइड से मिस हो गए तो सॉलिड का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कैसे इंक्रीज हो जाएगा कि भैया ये एनायन है, ठीक है, ये अपनी साइड से कब यहां पर आ सकता है, जहां पे जो वेकेंट रह गया ना जो साइड, वहां पर जा सकता है, और वहां पर जा सकता है, मूवमेंट बढ़ गया ना भी आयंस का।
अगर आयंस का मूवमेंट बढ़ गया तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसका मतलब एक पॉइंट और भी आ गया, क्या, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज इंक्रीज्ड, या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस लिख दो, डायरेक्ट क्या लिख दो, इंक्रीजेस। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शॉकी डिफेक्ट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या रहती है, इंक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहती है, मेंटेन रहती है। डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और डेंसिटी डिक्रीज होने से स्टेबिलिटी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। आई थिंक सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ आए होंगे, ठीक है ना। ओके, तो मेरे को कुछ मिटाना है इसके अंदर, मिटा दिया जाए। क्या मिटा दूं, डेफिनेशन मिटा दूं। चलो स्टोकियोमेट्री की डेफिनेशन मिटा देते हैं। अब बात यह है कि 4 पॉइंट तो हमने लिख दिए, फिर ये शॉकी डिफेक्ट, शॉकी डिफेक्ट कहां पर होता है, शॉकी डिफेक्ट वहां होता है जहां पर कैटायन और जो एनायन का जो साइज है, अब साइज को हम लोग किसमें लेते हैं, रेडियाई में, यानी जहां पर जो कैटायनिक और एनायनिक रेडियाई है वो क्या होते हैं, कंपेरेबल होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, कंपेरेबल। तो क्या लिख दूं, शॉकी डिफेक्ट, शॉकी डिफेक्ट arises in those ionic solids where cationic, where radii of cations and anions are comparable, where radii of cations and anions are comparable। कंपेरेबल मींस कहने का मतलब है कि जहां पे कैटायन और एनायन का जो साइज है वो कंपेरेबल हो, लगभग बराबर सा हो, कर लोगे। उसके बाद और पॉइंट क्या है, शॉकी डिफेक्ट वहां होता है कि जहां पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो, जब साइज कंपेरेबल होगा तो वो कैटायन हो या वो एनायन हो, वो ज्यादा नंबर ऑफ नेबरिंग पार्टिकल्स के साथ में अटैच होगा, तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वेयर coordination number is high, where coordination number is high, जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा ना, शॉकी डिफेक्ट भी वहीं ज्यादा होगा, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर हाई कब होगा, जब साइज कंपेरेबल होगा। अब साइज कंपेरेबल है किसका, कैटायन और एनायन का, तभी तो वो कैटायन और एनायंस है, they are in a direct contact with so many neighboring particles। अब जितने नेबरिंग पार्टिकल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे उनका नेबरिंग पार्टिकल्स का नंबर ज्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में इनके, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा हो गया। पॉइंट समझ गए लोग, ठीक है। अब बात यह है कि ये शॉकी डिफेक्ट कहां होता है, किन में होता है। एग्जांपल, जो एल्कली मेटल के जो हैलाइड्स होते हैं ना, किसमें, एल्कली मेटल के हैलाइड्स। एग्जांपल लिख लेते हैं, क्या, हैलाइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स, ठीक है। कौन कौन से लिख लेता हूं मैं यहां पे, ठीक है। कुछ एक एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे मान लो आपको दे दिया जाए NaCl, आपके घर में जो टेबल सॉल्ट है, जो सोडियम क्लोराइड है, उसमें कौन सा डिफेक्ट होता है, शॉकी डिफेक्ट होता है। सोडियम क्लोराइड हो गया, मान लो पोटेशियम क्लोराइड हो गया, सीजियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड ले लो, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होता है, क्या होता है इनके अंदर, शॉकी डिफेक्ट होता है। एक एग्जांपल और भी है, लेकिन वो एल्कली मेटल का हैलाइड नहीं है, लेकिन क्या है, AgBr। मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिखा है क्योंकि जो AgBr है उसमें शॉकी डिफेक्ट भी होता है, और इसके बाद हम लोग एक डिफेक्ट और पढ़ने वाले हैं, कौन सा, फ्रैंकल डिफेक्ट, तो उसमें फ्रैंकल डिफेक्ट भी होता है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार आता है, विच अमंग द फॉलोइंग कंटेन्स बोथ शॉकी एज वेल एज फ्रैंकल डिफेक्ट। एग्जांपल कौन सा है, सिल्वर ब्रोमाइड। क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड। ये कहानी समझ गए, पॉइंट्स लिखते रहे, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और लिखाते हैं पॉइंट भाई, ठीक है। पॉइंट ये है भैया कि अगर मैं सोडियम क्लोराइड की बात करूं इन NaCl, सोडियम क्लोराइड की बात हो रही है, इन NaCl there is one Schottky pair, ठीक है, इन 10⁻16 आयंस। अगर हमारे पास टोटल 10⁻16 आयंस है तो वहां पर एक शॉकी पेयर डिफेक्ट होगा, यानी उनमें एक कैटायन और एक एनायन क्या होगा, मिस होगा। किसमें, सोडियम क्लोराइड में।
अगर सोडियम क्लोराइड में अगर हमारे पास 10⁻16 आयंस हैं तो उनके अंदर एक शौकी पेयर समझ गया ना, यानी एक कैटायन और एक एनायन का पेयर वो मिस होगा। समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बात लो, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि आपको जो Na एवोगैड्रो नंबर ऑफ आयंस है किसके, सोडियम क्लोराइड के, तो उसके अंदर टोटल कितने शौकी पेयर होंगे तो निकालोगे कि 10⁻16 आयंस में कितने होते हैं, 1 शौकी पेयर होता है, एक कैटायन और एक एनायन मिस होता है। तो Na में कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका Na/10⁻16। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो ये क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। आई थिंक मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपको बता दिए। अब आती है ट्रिक के बारे कि कई बार क्या होता है, इसके बाद भी पढ़ेंगे हम लोग, फ्रैंकल डिफेक्ट पढ़ेंगे, तो कई बार क्या है दोनों का कॉन्सेप्ट मिक्सअप हो जाता है यार। और आपको पता है कंपटीशन में 4 ऑप्शन दिए होते हैं, चारों के चारों कंफ्यूजिंग, तो उसको याद कैसे रखें। तो भैया मैंने बड़ा सिंपल वे में इसको याद रखा है। क्या क्या है ये, शौकी, शौकी यानी शॉर्ट, क्या है, शौकी यानी शॉर्ट। अब शॉर्ट को इंग्लिश में लिख दो, क्या है, SHORT। शॉर्ट का मतलब क्या होता है, कम। शॉर्ट का मतलब क्या होता है, कम। पढ़ा था ना लिमिटिंग रीजन, लिमिट हो जाना, शॉर्ट हो जाना यानी कम हो जाना। तो इसका मतलब कैटायन और एनायन शॉर्ट हो जाता है यानी कम हो जाता है। जैसे यहां पर कैटायन और एनायन क्या हो रहे हैं, शॉर्ट हो रहे हैं। तो शौकी यानी शॉर्ट, शौकी यानी शॉर्ट। समझ जाओगे कि वहां पर कैटायन और एनायन है वो क्या हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं। कर लोगे इसको यार, कोई दिक्कत नहीं है भाई। शौकी जो भी साइंटिस्ट थे उनके मम्मी पापा को सलाम है भैया, उन्होंने नाम ही ऐसा रखा है और उन्होंने ऐसे ही काम किया है ताकि हमको याद करने, उनके नाम से याद करने में इजी हो जाए। ठीक है, तो ये था किसके बारे में, शौकी डिफेक्ट के बारे में। अच्छे से इसको एक बार समझ लो, फिर उसके बाद अपने नोटबुक पे अच्छे से इसको उतार लो। ठीक है, उतार लिया सबने, बड़े आगे। आई होप अच्छे से समझ आया होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। ये शौकी डिफेक्ट यानी शॉर्ट हो जाना मींस एक कैटायन और एक एनायन अपने लैटिस साइट से क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं। ठीक है, चलिए ये जो पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं इन पॉइंट्स के ऊपर, हर एक पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन बनता है भाई, तो अच्छे से कर लीजिएगा। ये आपके बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी, जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट जो टाइप है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का, नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कौन सा है, नंबर 2 बी लिख दूं, क्या नाम उसका, फ्रैंकल डिफेक्ट। क्या नाम इसका, फ्रैंकल डिफेक्ट। और इस फ्रैंकल डिफेक्ट को हम लोग और क्या बोलते हैं, डिसलोकेशन, डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट बोलो या डिसलोकेशन डिफेक्ट बोलो, एक ही बात है। अब डिसलोकेशन से आपको एक पता लग गया होगा कि कोई कैटायन है वो अपने लैटिस साइट से डिसलोकेट हो जाता है, और डिसलोकेट होकर कहां चला जाता है, इंटरस्टिशियल साइट पे चला जाता है। अब आपके माइंड में आया होगा कि सर कैटायन क्यों, एनायन क्यों नहीं। अरे नॉर्मली जो इसका साइज छोटा होगा ना, जिसका साइज छोटा होगा वो अपनी साइड से डिसलोकेट होकर के इंटरस्टिशियल साइड पे चला जाएगा। जिसका साइज बड़ा होगा वो अपनी साइड से क्यों उठेगा। तो पहले तो बनाते डायग्राम और उसके बाद समझते हम लोग। ठीक है, अब डायग्राम वही बचपन का खेल खेला ना आप सबने। चलिए मैं ऑल्टरनेट क्या बना रहा हूं, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन। ठीक है, आप भी मेरे साथ बनाते रहिए, बना लिए, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, एनायन कैटायन, एनायन कैटायन, हो गया। अब इसको हल्का हल्का कनेक्ट कर देते हैं ऐसे शो करने के लिए। ये बन गया डायग्राम।
आपने देखा हमने ऑल्टरनेट कैटायन और एनायंस बनाए। अब देखो क्या है कि यहां पर नॉर्मली होता क्या है कि जो कैटायन है, नॉर्मली कैटायन वो अपने साइड से डिसलोकेट हो जाता है, अपने साइड को छोड़ के। ये जो बीच का स्पेस आपको दिख रहा है, इन कैटायंस और एनायंस के जो बीच का स्पेस है, ये वाला बीच का जो स्पेस है, इस बीच वाले स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, या इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स। ठीक है, तो अब ये कैटायन यहां अपने लैटिस पॉइंट से हटके कहां पर आ जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है। तो ये स्पेस क्या है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंटरस्टिशियल स्पेस, ये आ जाता है। ठीक है, माइंड में क्या रहा है कि सर कैटायन ही क्यों आया, मैंने क्या बताया कि कैटायन का साइज क्या होता है, छोटा होता है, और एनायन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट उन आयोनिक सॉलिड्स में होता है where there is a large difference, where there is a high difference between the size of cations and anions। तो पहला पॉइंट तो यहीं पर हो गया। ठीक है, क्यों, it arises in those solids, those ionic solids, it arises in those ionic solids where the size of the radii of, where the size of cations and anions is not same, या where there is a great difference, where there is a large difference in size of cations and anions। जहां पर कैटायन और एनायन के साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा ना, यानी कैटायन का साइज एनायन के कंपैरेटिवली बहुत कम होगा, वहां पर क्या होगा, फ्रैंकल डिफेक्ट होगा। तो वहां पर कैटायन है अपने लैटिस साइड से हट करके क्या आ जाता है, इंटरस्टिशियल साइड में आता है, यानी वो क्या हो गया, अपने लोकेशन से हट गया, तो क्या हो गया, डिसलोकेट हो गया। तभी हम इसको क्या बोलते हैं, डिसलोकेशन डिफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डिसलोकेशन डिफेक्ट। ये कहानी समझ आ गई। ओके, दूसरा, ऐसे जो आयोनिक सॉलिड हैं, ऐसे जो आयोनिक क्रिस्टल्स हैं जहां पर कैटायन और एनायन का साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, तो वहां पर उनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ना, वो भी बहुत कम होता है। ठीक है, वेयर कोऑर्डिनेशन नंबर इज नॉट हाई, इज नॉट हाई। जब कोऑर्डिनेशन नंबर हाई नहीं होगा, वहां पर क्या होता है, वहां पर फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। ठीक है, अब देखो, सोचो यार कि अगर एक कैटायन का साइज छोटा सा, तो सोचो, और एनायन का साइज ज्यादा है, तो वो कैटायन के जो नेबरिंग पार्टिकल्स होंगे उनके साथ वो डायरेक्ट टच में बहुत कम होगा, यानी वो बहुत ही कम नेबरिंग पार्टिकल्स के डायरेक्ट टच में होगा। इसका मतलब वहां पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। वेयर कोऑर्डिनेशन नंबर इज नॉट हाई, वेयर कोऑर्डिनेशन नंबर इज लो या स्मॉल, कम हो जाए, तो वहां पर क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। कर पाओगे? चलो अगला पॉइंट पढ़ेंगे। अब एक बात बताओ कि कैटायन अपनी साइड से क्या हो गया, डिसलोकेट हो गया। अब डिसलोकेट तो हो गया, क्या हुआ कि 50 बच्चे बैठे थे, 50 बॉयज बैठे थे और 50 गर्ल्स बैठे थे क्लासरूम में। ठीक है, अब हुआ क्या कि एक लड़का अपनी जगह से उठ करके, पीछे कोई बेंच था खाली, वहां पर जाके बैठ गया। अब वहां बैठने से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बचे, 100। पहले कितने थे, 100, अभी भी कितने हुए, 100। लेकिन एक बॉय अपने लैटिस पॉइंट से उठ के पीछे कोई खाली बेंचेस पड़े होंगे, यानी इंटरस्टिशियल स्पेस, वहां पे जाके बैठ गया। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हुए, सेम 100, देयर इज नो चेंज। तो इसका मतलब डेंसिटी डिक्रीज होगी, नहीं होगी सर, डेंसिटी रिमेन्स सेम। तो यहां पर जो डेंसिटी है वो क्या रहती है, सेम रहती है। लेकिन शोकी डिफेक्ट में डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, लेकिन यहां पे डेंसिटी क्या रहती है, सेम रहती है। इंपॉर्टेंट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स डेंसिटी रिमेन्स सेम, कौन सा आता है, फ्रैंकल डिफेक्ट। आई थिंक 2-4 साल पहले किसी एआईपीएमटी या नीट वाले एग्जाम में आया हुआ है, शायद कर पाओगे, इजी था। उसके बाद देखो, बात यह है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का क्या होगा सर। अरे कैटायन है वो अपनी साइड से डिसलोकेट हुआ है, भागा तो नहीं है, तो जितने कैटायन थे उतने एनायन है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिकल
न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड, वो मेंटेन रहेगी भैया, उसमें चेंज नहीं आएगा। लेकिन एक बात बताओ कि डेंसिटी सेम है, मान लिया डेंसिटी सेम है, लेकिन क्या स्टेबिलिटी सेम रहेगी? क्या स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? जैसे हमने शॉकी डिफेक्ट में क्या बोला था कि वहां पे डेंसिटी डिक्रीज हो जाती और स्टेबिलिटी भी क्या हो जाती, डिक्रीज हो जाती। यहां पर डेंसिटी सेम है तो क्या स्टेबिलिटी सेम रहेगी? नो। यहां पर स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, सोच के बताओ। स्टेबिलिटी ऑफ द सॉलिड क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। माइंड में आ रहा होगा सर स्टेबिलिटी कैसे डिक्रीज होगी भाई, स्टेबिलिटी कैसे डिक्रीज होगी? चलो मान क्या लो, आप सभी लोग स्कूल्स में पढ़े हो और आपके स्कूल्स में क्या होती होगी, असेंबली होती होगी, सुबह सुबह प्रेयर होती होगी ना वहां पे। तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जब आप स्कूल में जाते थे तो आपका एक यूनिफॉर्म होता था। आपका क्या होता था, एक यूनिफॉर्म, टाई बेल्ट शूज, है ना, और हर एक डे के ऊपर अलग अलग होती होगी, कभी व्हाइट एंड ब्लू, या जो भी आपका स्कूल का यूनिफॉर्म रहा होगा। और जब असेंबली होती थी तो आपको क्या होता था, एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता था। ठीक है, बॉयज अलग लाइन में है, गर्ल्स अलग लाइन में है, लेकिन एक लाइन में खड़े। तो कभी माइंड में क्वेश्चन आया कि आपको लाइन में क्यों खड़ा किया? ठीक है, आपने क्या पहना है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, थ्रू आउट सेम। तो लाइन में सब सेम दिखते हैं बिल्कुल, यानी वहां पर उस लाइन में आपने अपनी अपनी एक लैटिस पॉइंट क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। अब मान लो कि आप मुंह के सामने देखो, इधर सामने बिल्कुल सीधा लाइन में खड़े और इसी लाइन में एक स्टूडेंट ऐसे खड़ा नहीं होकर के ऐसे खड़ा हो जाए, ऐसे खड़ा हो जाए, तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? डेंसिटी तो सेम रहेगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम है, लेकिन उससे स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। कैसे? जो स्टूडेंट पहले ऐसे खड़ा था उसके पीछे भी एक स्टूडेंट है, वो भी इसी डायरेक्शन में खड़ा। अगर वो स्टूडेंट अब अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले, 180 डिग्री एंगल पे मुड़ जाए, तो उसके पीछे वाला स्टूडेंट अब उसके सामने वाला हो गया ना। अब दोनों के जो फेसेस है आमने सामने हो गए ना, तो जब वो प्रेयर करेंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी ना भाई। ठीक है, हो सकता है एक दूसरे को देख के हंसी आ जाए या थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए, और प्रॉब्लम आने का मतलब स्टेबिलिटी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। फिर एक को देख के दूसरा भी अपनी डायरेक्शन 180 की जगह 90 डिग्री पे मोड़ लेगा। समझ आई ना कहानी? तो कहने का मतलब क्या है कि अगर एक स्टूडेंट अपने लेफ्ट साइड से खड़ा होकर के पीछे वाले बेंचेस पे जाके बैठ गया तो क्लास तो चाहे वो थोड़े सेकंड के लिए हुई, डिस्टर्ब तो हो गई ना। फिर हो सकता है उसको देख करके दूसरा स्टूडेंट जाकर के पीछे बैठ जाए और आपकी जो क्लास का जो 1.5 घंटा है और वो उसी टाइम में चला जाए, तो स्टेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज हो गया। तो कहने का मतलब है कि डेंसिटी तो सेम रहती है, क्यों? क्योंकि कैटायन कहीं भागा नहीं है, वो अपनी लैटिस साइड से डिसलोकेट होके इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया। डेंसिटी रिमेन सेम, बट स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया। और शॉकी डिफेक्ट में भी स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। यहां भी स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। कर लोगे? अब आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है, शॉकी में भी मेंटेन थी, यहां भी मेंटेन है, लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का क्या? शॉकी डिफेक्ट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। क्यों? कहीं पर भी कोई साइट वेकेंट हो गई, अब उसके सराउंडिंग वाले जो आयंस हैं वो अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं। तो आयंस है उनका कंडक्टिविटी बढ़ गया ना, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ गई। तो यहां पर अगर ये साइट वेकेंट हो गई तो हो सकता है कि ये कैटायन कोई दूसरा नेबरिंग कैटायन वो यहां पर आ जाए, ठीक है, और उस कैटायन की जगह कोई दूसरा आ जाए, ऐसे। तो क्या होगा, आयंस का मूवमेंट बढ़ जाएगा, और मूवमेंट बढ़ने से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। तो यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यहां पर भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, याद रख लो भैया। शॉकी डिफेक्ट एज वेल एज फ्रैंकल डिफेक्ट, दोनों में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। दोनों में स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। दोनों में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। लेकिन ये तीनों तो सेम है, अब इसके ऊपर तो क्वेश्चन आएगा नहीं फिर, क्योंकि डिफरेंस तो वही ना। लेकिन शॉकी डिफेक्ट में डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेस, वेयर एज इन फ्रैंकल डिफेक्ट डेंसिटी रिमेन सेम। तो भैया ये क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, शॉकी में कोऑर्डिनेशन नंबर जहां पर हाई होता है, जिन आयोनिक सॉलिड्स में कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है वहां पे शॉकी डिफेक्ट होता है।
लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट कहां होता है कि जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, लो हो। तो इसका मतलब यहां डिफरेंस है, यहां पर क्वेश्चन हो सकता है, यहां डिफरेंस है, यहां पर क्वेश्चन हो सकता है। कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आते हैं कि सर अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ी है तो इस सॉलिड का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो भी बढ़ेगा। सॉलिड का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जब ये कैटायन अपनी पोजीशन से कहां पर आ गया, इंटरस्टिशियल में आ गया, तो इन दो आयंस के बीच का जो स्पेस क्या हो गया, कम हो गया ना। इन दो आयंस के बीच का जो लेंथ कम हो गया ना, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा कि जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या हो जाने वाला है, इंक्रीज हो जाने वाला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे। और अब ये फ्रैंकल डिफेक्ट कहां होता है, इसके एग्जांपल जो सिल्वर के हैलाइड्स होते हैं, किसके हैलाइड, सिल्वर के हैलाइड, वहां पे फ्रैंकल डिफेक्ट ज्यादा होता है। तो एग्जांपल लिख लेते हैं हम लोग, कहां लिखे, यहां लिख दूं एग्जांपल्स, कहां पे है, हैलाइड्स ऑफ सिल्वर। बेसिकली अब ऐसा नहीं कि सिर्फ सिल्वर के हैलाइड्स में ही होगा, नहीं, मेनली बोल रहा हूं हैलाइड्स ऑफ सिल्वर। कौन कौन से, जैसे मान लो आपके पास हो गया AgF, AgCl, AgBr, AgI, ठीक है। इनके अंदर ये शॉकी डिफेक्ट क्या, ये फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि जो AgBr है ये एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें शॉकी डिफेक्ट भी होता है और जिसमें फ्रैंकल डिफेक्ट भी होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि किसमें शॉकी और फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट पाए जाते हैं। कौन सा, सिल्वर ब्रोमाइड। और एग्जांपल लिख सकते हैं क्या, ZnS, जिंक सल्फाइड, इसको बोलते हैं स्फेलेराइट। क्या बोलते हैं इसको, स्फेलेराइट। ZnS का स्ट्रक्चर है, स्फेलेराइट स्ट्रक्चर होता है। डिटेल में पढ़ेंगे क्या स्ट्रक्चर है, NaCl का, ZnS का, सीजियम क्लोराइड का, इन सब का स्ट्रक्चर बड़ा डिटेल में पढ़ने वाला है, ठीक है। अब यहां पे ZnS में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, ये कोऑर्डिनेशन होता है 4:4। किसमें, 4:4, कम है। अब NaCl की बात करूं, सोडियम क्लोराइड की बात करूं, तो सोडियम क्लोराइड में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6:6। अगर मैं सीजियम क्लोराइड की बात करूं, कोऑर्डिनेशन होता है कितना, 8:8। अब देखो यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ज्यादा है। तो अगर यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है तो यहां पे कौन सा डिफेक्ट होगा, शॉकी डिफेक्ट होगा। कौन सा होगा, शॉकी डिफेक्ट होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, हाई। लेकिन यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर लो है तो यहां पर कौन सा डिफेक्ट होगा, फ्रैंकल डिफेक्ट होगा। तो आपके घर का जो टेबल सोल्ट है उसमें कौन सा डिफेक्ट मिलता है, शॉकी डिफेक्ट। सीजियम क्लोराइड में कौन सा मिलता है, शॉकी डिफेक्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है। और ZnS में कौन सा मिलता है, फ्रैंकल डिफेक्ट, तो कोऑर्डिनेशन क्या है उसका, कम है। कर पाओगे, कोई इशू नहीं है ना। तो ये क्या था आपका, कौन सा, फ्रैंकल डिफेक्ट। कौन सा था, फ्रैंकल डिफेक्ट। क्लियर है। अब इसको भी मैं एक ट्रिक से याद करता हूं, क्या, कैसे, ये क्या है, नेम ऑफ द साइंटिस्ट, फ्रैंकल। तो फ्रैंकल के मैंने पहले 3 लेटर ले लिए, FRE, और एक मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया, क्या हो गया, फ्री। मींस कोई लैटिसाइड फ्री हो जाए, किसी लैटिसाइड से कोई कैटायन फ्री हो जाए। फ्री होने का मतलब उस लैटिसाइड को छोड़ के चला गया, कहां चला गया, फ्री स्पेस में, इंटरस्टिशियल स्पेस में चला गया, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैंकल। फ्रैंकल का मतलब फ्री, कोई कैटायन अपने लैटिसाइड से फ्री हो गया और फ्री होकर के कहां चला गया, इंटरस्टिशियल स्पेस में चला गया, इंटरस्टिशियल साइट में चला गया, तो उसे बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। और शॉकी डिफेक्ट, शॉकी यानी शॉर्ट, कि एक कैटायन और एनायन अपने क्रिस्टल लैटिस से मिस हो गए, शॉर्ट हो गए, कम हो गए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शॉकी डिफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, शॉकी डिफेक्ट, ठीक है। आई थिंक आप दोनों, आपको अच्छे दोनों के दोनों, शॉकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट बड़े अच्छे से समझ आया होगा। अच्छे से इसको उतार लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट डिफेक्ट्स में। चले आगे, उतार लिया आप लोगों ने। तो ये शॉकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है भाई, अच्छे से इसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए इसको क्या है, कैसे है और कहां कहां पर होता है। एग्जाम में एग्जांपल पूछे जाते हैं कि आपको एग्जांपल देगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग शॉकी डिफेक्ट इज फाउंड, या है ना, या डेंसिटी के बारे में पूछ लेगा, तो इसको अच्छे से आप याद करिए। कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड पूछ लेगा कि जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है वहां पे कौन सा डिफेक्ट होगा, क्या बताओगे, शॉकी डिफेक्ट। जहां कोऑर्डिनेशन नंबर लो है वहां पे क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट। कर पाओगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पॉइंट डिफेक्ट्स, डेप्सिंग।
तो पॉइंट डिफेक्ट कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कौन कौन सा होता है? पहला तो है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा कौन सा था? इंप्योरिटी डिफेक्ट, और तीसरा कौन सा है? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो अभी हमने स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट तो पढ़ लिया, अभी कौन सा आने वाला है? पॉइंट डिफेक्ट। तो नंबर 2 पे आ जाता है किसके ऊपर? नहीं, किसके ऊपर? इंप्योरिटी डिफेक्ट। इंप्योरिटी डिफेक्ट, नाम से क्या पता लग रहा है? द डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू इंप्योरिटी। क्या बोला? द डिफेक्ट्स अराइज ड्यू टू इंप्योरिटी। अब सर इंप्योरिटी से कैसे डिफेक्ट अराइज होगा? ठीक है, ये भी अच्छी बात है। तो भैया मान लो फॉर एग्जांपल कि हमारे घर में सोडियम क्लोराइड है। अगर सोडियम क्लोराइड है जिसमें से थोड़ा सा अमाउंट मिक्स है किसका? स्ट्रोंशियम क्लोराइड का, SrCl2 का। इफ सोडियम क्लोराइड in which some amount of strontium chloride is mixed, अगर हम इसको क्रिस्टलाइज करते हैं, if NaCl with strontium chloride, if NaCl mixed with strontium chloride is crystallized, अगर हम इसको क्रिस्टलाइज करेंगे तो क्रिस्टलाइज करने से होगा क्या? तो ये जो कैटायंस है वो अपने लैटिस साइट ऑक्यूपाई कर लेंगे और एनायंस अपनी लैटिस साइट ऑक्यूपाई कर लेंगे। सिंपल सी बात है। तो भैया मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं, देखो ध्यान से, वही जो आपने बचपन में बहुत बनाया, ठीक है? सर 4 का ही क्यों बनाते हो सर? ज्यादा का क्यों नहीं बनाते? अरे 4 से हमारा काम हो जाता है, तो फिर ज्यादा बनाने का कोई मतलब नहीं, और 4 से कम में मजे में शो होता नहीं, ठीक है? तो देखो दोनों के अंदर जो एनायन है वो तो कॉमन है, कौन सा है? क्लोराइड है। लेकिन दोनों के अंदर जो कैटायन है, यहां पे सोडियम क्लोराइड में कैटायन कौन है? Na पॉजिटिव, और स्ट्रोंशियम क्लोराइड में कौन है? Sr2 पॉजिटिव। बस यहीं पे प्रॉब्लम है कि यहां पे जो कैटायन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिफरेंट है, ठीक है? था क्या कि सबसे पहले हमारे पास क्या थे? कैटायन और एनायन थे। कौन से? सिर्फ सोडियम क्लोराइड के। तो मैं सिर्फ सोडियम Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, समझ गए? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, मैं सिर्फ यही बना रहा हूं। Cl नेगेटिव है तो Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव है तो Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, ठीक है? ये हमारे पास क्या था? एक आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल का एक छोटा सा पार्ट, वो भी 2 डायमेंशनल हमने शो किया, क्योंकि हमारा बोर्ड भी 2 डायमेंशनल है भाई, ठीक है? चलो, अब हुआ क्या कि सोडियम क्लोराइड में हमने कुछ एक अमाउंट मिक्स कर दिया, किसका? स्ट्रोंशियम क्लोराइड का। भाई एनायन तो सेम है क्लोराइड, लेकिन अब होगा क्या कि जब एक कुछ एक अमाउंट मिक्स कर देंगे स्ट्रोंशियम क्लोराइड का, फिर हम लोग क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, तो होगा क्या कि कुछ एक Na पॉजिटिव आयंस है, दे विल बी रिप्लेस्ड बाय Sr2 पॉजिटिव, होगा ना? तो कुछ एक जो Na पॉजिटिव आयन है उनको रिप्लेस कौन कर देगा? Sr2 पॉजिटिव आयन। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि सोडियम पे तो यहां 1 पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन स्ट्रोंशियम पे कितना चार्ज है? 2 पॉजिटिव चार्ज है। अगर एक Na पॉजिटिव गया और उसकी जगह एक Sr2 पॉजिटिव आ गया, तो वहां पे तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो गई? मेंटेन नहीं होगी, डिस्टर्ब हो गई ना। सो टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, तो अगर एक Sr+2 आया है तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए कितने प्लस जाएंगे? 2 प्लस। कौन से? सोडियम वाले। तो एक Na पॉजिटिव तो यहां का चला ही गया, और एक Na पॉजिटिव मान लो यहां का भी हटा दिया हम लोगों ने, हटा दिया ना? अब क्या हो गया कि 2 Na पॉजिटिव गए, एक तो यहां था और एक यहां था। 2 Na पॉजिटिव आयंस है, दे आर रिप्लेस्ड बाय 1 Sr2 पॉजिटिव आयन। 2 Na पॉजिटिव आयंस है, उनको रिप्लेस कर दिया किसने? 1 Sr+2 आयन ने। तो यहां पे टोटल चार्ज कितना हो गया? +2। यहां एक पे कितना हो गया? +2। तो चार्ज तो बैलेंस हो गया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन हो गई, बट एक प्रॉब्लम हो गई भाई। प्रॉब्लम क्या हो गई? प्रॉब्लम ये हो गई कि एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। एक क्या क्रिएट हो गई? वैकेंसी। और यहां पर कौन था? कैटायन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं क्या? कैटायनिक वैकेंसी। क्या क्रिएट हो गई? कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट हो गई। क्यों? क्योंकि यहां पे सोडियम क्लोराइड में किसकी इंप्योरिटी थी? स्ट्रोंशियम क्लोराइड की इंप्योरिटी थी, और स्ट्रोंशियम है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। तो एक स्ट्रोंशियम +2 आयन
कितने Na पॉजिटिव आयन को रिप्लेस करेगा? 2 को। तो एक तो यहां पे रिप्लेस कर दिया, खुद आके बैठ गया, और एक और रिप्लेस हो गया, चला गया। तो यहां पर क्या है, एक Na पॉजिटिव आयन था, अब वो यहां से तो चला गया। कौन था वो? कैटायन था। तो यहां पर क्या क्रिएट हो गई? वैकेंसी। क्या बोलते हैं उसको? कैटायनिक वैकेंसी। क्या बोलते हैं? कैटायनिक वैकेंसी। और एक बात आप अपने दिमाग में फिट कर लो कि जहां भी वैकेंसी क्रिएट होती है वहां पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि अब दूसरे आयन अपनी पोजीशन उसके साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। वैकेंसी क्रिएट होने का मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीज होना। तो इसका मतलब क्या है? एक पॉइंट यहां पर ही आ गया कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज। अब देखो, शॉकी डिफेक्ट पड़ा था, वहां भी वैकेंसी क्रिएट हो रही थी, एक कैटायन और एक एनायन मिस हो गए थे। तो जहां भी बढ़ा वैकेंसी मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज। फ्रैंकल में भी क्या हो गया कि एक कैटायन अपने लैटिस साइड से क्या हो गया? डिसलोकेट हो गया, लेकिन उसकी साइड पे तो वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। और यहां पर इस इंप्योरिटी डिफेक्ट में भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। व्हाई? क्योंकि यहां पे वैकेंसी क्रिएट हो गई। कहानी समझ गए? तो इस डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इंप्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इंप्योरिटी डिफेक्ट। और मेनली इंप्योरिटी डिफेक्ट में कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट होती है। कौन सी वैकेंसी क्रिएट होती है? कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट होती है। कर पाओगे? कोई इशू नहीं है ना। चलो अब आगे आगे चलते हैं। नंबर 3 बिठा दो इसको, अच्छे से उतार लीजिए इसको पॉज करके। नंबर 3 पॉइंट डिफेक्ट में कौन सा है? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई ये भी। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स नंबर 3 क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। क्या होता है? When due to some point defects, if the stoichiometry of the solid of the crystal do not get disturbed। अरे वो तो कौन सा था? वो तो स्टोइकियोमेट्रिक था। अब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब क्या होगा कि if due to some point defects the stoichiometry of the solid gets disturbed, अगर सॉलिड का स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब हो जाए, मींस जो प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस थे अब उनके नंबर में डिफरेंस आ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट बोलते हैं। क्या लिखेंगे? व्हेन या इफ ड्यू टू सम पॉइंट डिफेक्ट्स द स्टोइकियोमेट्री ऑफ सॉलिड क्या हो जाए? गेट्स डिस्टर्ब्ड। क्या हो जाए? डिस्टर्ब हो जाए। देन दैट इज नोन एज व्हाट? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है? तो यहां पर क्या होगा कि जो कैटायन और एनायन का जो नंबर है, जो पहले इक्वल होता था किसमें? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में, यहां पर अब वो इक्वल नहीं होकर के क्या हो जाएगा? अनइक्वल हो जाएगा। देयर विल बी ए डिफरेंस इन द नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। अब डिफरेंस होने से क्या होगा? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी? नो, डिस्टर्ब हो जाएगी। सही है ना? तो चलो अब बात यह है कि जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है ये आगे फर्दर 2 टाइप का होता है। ये कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। एक होता है उसको लोग क्या बोलते हैं? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, और जो दूसरा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। दोनों के दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट एंड मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है? अच्छे से समझ लीजिएगा, न्यूमेरिकल भी करेंगे। इसका क्या है? क्या बोला हम लोगों ने? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। दिमाग पे ज्यादा जोर लगाना ही नहीं, जो हेडिंग दिया है ना उस हेडिंग को समझो। क्या है? द डिफेक्ट विच अराइजेस ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ मेटल। अगर मेटल डेफिशिएंट हो जाए, अब ये नॉर्मली कहां पर होता है? जो ट्रांजिशन मेटल्स के कंपाउंड होते हैं ना वहां पर होता है। ठीक है? किसमें होता है नॉर्मली? इन ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स। ठीक है? फॉर एग्जांपल चलो FeO। अब FeO को देखते क्या लगता है कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे?
Fe+2 है, फेरस ऑक्साइड। क्या नाम है इसका? फेरस ऑक्साइड। ठीक है, अब इसको देख के क्या लगता है कि Fe है, अगर उसका नंबर 1 है तो ऑक्सीजन का नंबर भी कितना है? 1 है। अब ये Fe तो क्या हो गया? मेटल हो गया, और ये O क्या हो गया? नॉन मेटल हो गया। अब यहां पर मेटल और नॉन, और ये Fe क्या बनाएगा? ये तो कैटायन बनाएगा। क्या बनाएगा? Fe+2। और ये O क्या बनाएगा? O2 नेगेटिव, ये कैटायन है और ये एनाइन है। अगर मैं ये फॉर्मूला ऐसे लिखूं FeO, तो भैया इसको मैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि आयरन का और ऑक्सीजन का, कैटायन और एनाइन का जो स्टोइकियोमेट्री है वो तो डिस्टर्ब हुआ ही नहीं, उनका नंबर क्या है? सेम है। नंबर क्या है? सेम है। तो ये स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट, ये नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट नहीं है। तो फिर क्या करें? अब इस कैटायन और एनाइन का नंबर में डिफरेंस आ जाए। कैसे? अब मेटल कौन है यहाँ पे? कैटायन वाले, आयरन, और वो मेटल क्या करनी है अपने को? डेफिशिएंट करनी है। जैसे मान लो आपको दिया हो Fe0.92O, आपको एक एग्जांपल ये दिया हो, या फिर आपको दे दे Fe0.93O, Fe0.94O, 0.94O, या आयरन क्यों आपको दे दे मान लो निकल Ni0.96O, या फिर Ni0.92O, ये एग्जांपल दे दे। तो आपको साफ दिख रहा है कि भाई ऑक्सीजन है वो नॉन मेटल है, और आयरन या निकल वो क्या है? मेटल है। और अगर यहां पर ऑक्सीजन का नंबर 1 है तो उस 1 के कंपैरेटिवली उस मेटल का नंबर कितना है? वो 1 भी नहीं है, वो कितना है? 0.92 है, उससे कम है। इसका मतलब एज कंपेयर टू नॉन मेटल, मेटल गेट्स डेफिशिएंट। मेटल डेफिशिएंट होगी भैया, तो इस डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब माइंड में आता है कि सर ये आयरन 0.92 कैसे रह गया होगा? सर पॉइंट में तो दो, ये इसलिए रह गया होगा, मैंने क्या बोला कि ये कहां पर होता है? ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड में, जहां पर ये जो मेटल है ना, इट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। वेयर मेटल शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब आपका एक चैप्टर आता है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, यानी ट्रांजिशन मेटल्स वाला चैप्टर आता है। तो ट्रांजिशन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? वहां पर वो जो ट्रांजिशन मेटल्स है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। ठीक है ना? और जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो वहां पर मेटल डेफिशिएंट हो सकती है। यानी कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन पे चार्ज -2 है तो निकल पे +2 होना चाहिए ना, यानी ऑक्सीजन पे अगर -2 है तो आयरन पे कितना होना चाहिए? +2 होना चाहिए ना। लेकिन यहां पर अब आयरन शॉर्ट है, तो इसका मतलब सारे के सारे आयरन है वो +2 वाले नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को अगर मेंटेन करना पड़े, इंप्योरिटी डिफेक्ट थोड़ी पड़ रहे हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पड़ रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना पड़ेगा तो चार्ज को भी बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है ना? अगर ये -2 है तो ये प्योर +2 होना चाहिए, लेकिन ये प्योर +2 नहीं है क्योंकि आयरन तो 1 है ही, आयरन तो 1 से भी कम है। इसका मतलब कि कुछ एक Fe+2 वाले हैं आयंस, और कुछ एक आयन कौन से? Fe+3 वाले आयंस है। मींस ये वहां उन ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स में होती है जहां पे जो ट्रांजिशन मेटल्स है दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या शो करती है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको फॉर्मूला देखते ही पता लग जाएगा कि कौन सा डिफेक्ट है। आपने देखा Fe0.92O, आपने देखा कि यार ऑक्सीजन अगर 1 है तो आयरन तो 1 से भी कम है, आयरन ही मेटल, मेटल क्या हो गई? डेफिशिएंट हो गई। तो कौन सा इफेक्ट हो गया? डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। कहानी समझ गया ना? ओके, तो डायरेक्ट एग्जांपल ये वाले मेटल डेफिशिएंट के एग्जांपल है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि मेटल अपना वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। ये रीजन हो गया। तो क्या ये टॉपिक हो गया हमारा? नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्या? अब क्वेश्चन ये है, एक बार इसको मिटा दूं। क्वेश्चन ये है कि भैया अगर Fe0.92O है, आपने बोल दिया कि यहां पर आयरन +2 में भी है और कुछ आयरन +3 में भी है, तो कितने आयरन +2 में है और कितने आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में? नंबर बताओ, परसेंटेज बताओ उनका। अब एग्जाम में इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो भैया मैं आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझाता हूं कि इसको सोल्व कैसे करें, और भैया इसका शानदार ट्रिक देता हूं मैं आपको बात। ठीक है, शानदार ट्रिक ऐसा कि भैया आपको सोल्व करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। क्लियर है? लेकिन पहले हम लोग जाते हैं किसमें? कॉन्सेप्ट में। एग्जांपल ले लेते हैं। क्या क्या क्वेश्चन लिख लेता हूं पहले। ठीक है, फाइंड द नंबर
of Fe+3 ions in Fe0.92O। यहां पे क्वेश्चन दिया है कि Fe0.92O में Fe+3 आयंस का नंबर फाइंड आउट करो। करेंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है, कैसे फाइंड आउट करें? देखो ध्यान से, हमारे पास क्या है Fe0.92O, आयरन कितना है 1, तो Fe कितना है 0.92। अब पॉइंट में बात बनेगी नहीं, काम करो कि 100 से मल्टीप्लाई करो तो दोनों को, तो अगर आयरन के ये ऑक्सीजन के नंबर कितने हैं 100 हैं, तो आयरन के नंबर कितने हो गए 92 हो गए। मींस कि अगर 100 ऑक्सीजन है तो उनके कंपैरेटिवली जो आयरन है वो कितने हैं, उनका नंबर 92 है। अब एक ऑक्सीजन का चार्ज कितना होगा -2, तो 100 का कितना होगा -200, और हमको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखनी है। अगर ये -200 है तो भैया इन 92 आयरन्स का चार्ज कितना होगा +200 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, पक्का। तो ये जो 92 हमारे पास आयरन एटम्स या आयंस है, उनका टोटल चार्ज कितना होना चाहिए +200 होना चाहिए। ये अगर -200 है तो टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। कहानी समझ आ गई इतनी? ठीक है। अब देखो टोटल आयरन Fe एटम्स या उनके आयंस कितने हैं 92 है, ठीक है। और उस 92 में है कौन कौन, Fe+2 है और Fe+3 है। तो एक काम करो, क्या मानो कि लेट Fe+2 इज इक्वल टू x, उनका नंबर मान लो x, देन तो Fe+3 कितना हो जाएगा बताओ? टोटल कितने थे 92 थे, उस 92 में Fe+2 कितने हो गए x हो गए, तो Fe+3 कितना हो गया 92 माइनस x। क्या हो गया 92 माइनस में x। अब इस +2 का और +3 का जो टोटल चार्ज है वो टोटल चार्ज कितना होना चाहिए +200 होना चाहिए, ठीक है। अब कैसे निकाले टोटल चार्ज, कि अगर Fe+2 का नंबर x है तो इस Fe+2 का जो टोटल चार्ज है वो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। भाई इस x को +2 से मल्टीप्लाई कर दो 2x, और Fe+3 का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, इस 92 माइनस x को +3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 3 इंटू 92 माइनस में x, यही तो होगा। अब इन दोनों को ऐड कर दे, इस चार्ज को ऐड कर दे, तो टोटल कितना आ जाएगा 200 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो क्या लिख दूं 2x प्लस में 3 इंटू में 92 माइनस x इज इक्वल टू क्या आ गया प्लस का 200। खाली समझ आ गई। अब इसको सोल्व कर लो, x का वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे 2x प्लस 3 इंटू 92 कितना हुआ 276 माइनस में 3x इक्वल टू 200। अब 2x माइनस 3x कितना हुआ -x। अब ये प्लस का 276 यहां पर जाके क्या होने वाला है माइनस का 276। सो 200 माइनस 276 कितना आया माइनस का 76। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ तो x की वैल्यू कितनी आ गई 76 आ गई। तो मैं क्या लिख दूं कि Fe+2 विच इज इक्वल टू x कितना आ गया 76 आ गया। तो फिर Fe+3 कितने आ गए विच इज इक्वल टू Fe+3 कितने थे 92 माइनस x थे, 92 माइनस x, 92 माइनस x कितना आया 76। अब 92 में से अगर आप 76 माइनस करते हो तो कितना आएगा 16। तो Fe+3 आयंस का नंबर कितना आ गया 16। फाइंड द नंबर ऑफ Fe+3 आयंस इन दिस वन, कितना आएगा भैया 16। कितना आएगा 16। कहानी समझ आ गई, मेथड समझ आ गया। अब आपको चाहे कुछ भी दिया हो, अगर आपको इन्होंने दे दिया मान लो Fe0.94O, क्या दिक्कत है यार, ठीक है। तो टोटल अगर ये 100 होंगे तो ये 94 होंगे ना, तो 92 की जगह ये कितने हो जाएंगे 90। तो Fe+2 हो जाएगा x, तो Fe+3 क्या हो जाएगा 94 माइनस x। तो निकाल लो x का वैल्यू, Fe+2 आ जाएगा। अब ये एग्जांपल क्या कुछ भी दिया हो निकल कर दे दे Ni 0.93 हो, कर पाओगे आई थिंक। मेथड समझ आ गया आप लोगों को। अब मेथड तो आ गया, कॉन्सेप्ट तो आ गया, लेकिन कॉन्सेप्ट कहां पढ़ोगे जब क्लासरूम में, जैसे अभी हमारी क्लास चल रही तो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे, लेकिन जब आप एग्जाम में जाते हो या क्वेश्चन सोल्व करते हो वहां तो आपको क्या आना चाहिए ट्रिक आना चाहिए फास्ट। तो फास्ट कैसे देखो ध्यान से, आपको बोले कि भैया Fe+3 आयंस का नंबर निकालो, ठीक है, +2 का नहीं +3 का नंबर निकालो, +2 का भी निकाल लेंगे। तो करना क्या, ये कितना बोला इसने 0.92, पॉइंट हटा दो क्या हो गया 92। अब उसको जो 92 था उसको 100 में से माइनस कर दो, 100 माइनस 92 कितना हुआ 8, 100 माइनस में 92 कितना हुआ 8।
अब जो 8 आए इसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दो भैया, आपका 16 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब मेरे को अगर क्वेश्चन दे कि सर कि ये लो Fe.940 में Fe+3 का नंबर निकालो, मैं क्या करूंगा? इसको मान लिया 94, 100 में से 94 गया 6, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, मैंने डायरेक्ट लिखा भैया Fe+3 12 था। मेरे को इतना ताम झाम करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर Fe+2 + 3 12 है तो Fe+2 कितना हो जाएगा? टोटल कितना था? 94, 94 में से 12 माइनस कर दो, कितना जाएगा? 82, खत्म। मान लो आपको यहां पर दे दिया जाए, कहां लिखूं? आपको दे दिया जाए Ni 0.930 और उसमें बोले कि Ni+2 कितने हैं, Ni+3 कितने हैं, निकालना हो तो क्या करूंगा? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट लो +3। मैंने देखा ये कितना है? 93। 100 माइनस 93 7, 7 को किससे मल्टीप्लाई करो? 2 से, कितना आ गया? 14। ये 14 है भैया, ये कितना है? 14। अगर ये 14 है तो 93 में से 14 माइनस करो, ये कितना है? 79 है भाई साहब। कितना है? 79। कहानी समझ गए? कितना इजी कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट तो ये था, ये क्या है? ट्रिक है। ओके, देखा ना, इफ वी वांट टू गेट एक्स्ट्रा मार्क्स देन वी शुड बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। अब बात यह है कि आपसे बोले परसेंटेज निकालना हो, तो नंबर निकाल लिया तो फिर तो परसेंटेज निकालना आपके बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, अगर यहां पे मेरे को परसेंटेज निकालना हो Fe+3 का, कैसे निकालूंगा? 12 आउट ऑफ टोटल कितने थे भैया? 94 इनटू में 100 कर लेना। 12 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर थोड़ा कम है 100 से, तो 12 पॉइंट समथिंग या 13 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसा आएगा। कर लोगे, परसेंटेज तो निकाल लो। लेकिन ये आपको समझ आया कि नहीं आया? कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा, आई थिंक ट्रिक भी आपको अच्छे से समझ आया होगा, कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डिफेक्ट कौन सा था? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। एक बार इसको अच्छे से उतार लो, फिर हम लोग नेक्स्ट डिफेक्ट पे चलते हैं। चले आगे, बड़े अच्छे से समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट भी और ट्रिक भी। ट्रिक तो 1 सेकंड का ही है भाई, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, इसका दूसरा टाइप पढ़ते हैं, किसका? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का। कौन सा? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ये तो हमने पढ़ा क्या? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट पढ़ा ना अभी। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, बाद में उसका ट्रिक भी बताऊंगा मैं उसका भी, ठीक है। चलो तो दूसरा टाइप आ जाता है यहां पे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। लिख दे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, क्या समझाने की जरूरत है? हेडिंग से पता लग रहा है कि जहां पर मेटल क्या हो जाए? एक्सेस हो जाए, यानी कैटायन है वो ज्यादा हो जाए एज कंपेयर टू एनायन। अब मेटल एक्सेस होने के 2 तरीके हैं। मेटल एक्सेस होने के कितने तरीके हैं? 2। पहला तरीका कौन सा है? पहला तरीका कौन सा है कि अगर हम लोग एनायन को कम कर दें, अगर हम लोग क्या करते हैं, मान लो ये हमारे पास आयनिक सॉलिड है, A पॉजिटिव B नेगेटिव, ठीक है। इस मेटल को, मेटल जो कि कैटायन बना रही है, इस मेटल को एक्सेस करने का तरीका क्या है कि इस B नेगेटिव को कम कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? B नेगेटिव को कम। B नेगेटिव क्या है? एनायन, और एनायन को क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए एज कंपेयर टू कैटायन। तो क्या हो जाएगा? मेटल एक्सेस हो जाएगी। तो नंबर 1 क्या जाएगा? मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। पहला क्या जाएगा? ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। तो पहला तो टाइप ये है। दूसरा टाइप कौन सा है कि मेटल को एक्सेस करना है अगर हम लोग कुछ एक एक्स्ट्रा कैटायंस ऐड करते हैं। कौन से कैटायन? मेटल कैटायंस। तो क्या हो जाएगा? तो भी मेटल एक्सेस हो जाएगी। क्या लिखेंगे? ड्यू टू एक्सेस ऑफ कैटायंस या ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस। ड्यू टू लिख देता हूं यहां पे, ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस। ठीक है, अब दोनों को हम लोग एक एक करके स्टडी करते हैं कि दोनों के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। कैसे बनेगा? ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी मेटल एक्सेस कैसे होती है? एग्जांपल लेते हैं। क्या लेते हैं? एग्जांपल। मान लो कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड है। घर में क्या मिलता है अपने को? टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, पहले मैं सोडियम क्लोराइड का मैं एक क्रिस्टल लैटिस का एक फेस बना रहा हूं। ठीक है,
ओके, तो कैसे हुई? बचपन में जो खेला था आपने, Na पॉजिटिव, ये क्या है? Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, बना दो इसको अच्छे से, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ठीक है, Na पॉजिटिव है ये, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। क्लियर है? चलो इसको हल्का हल्का सा हम लोग शो कर देते हैं ऐसे, अटैच्ड, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेस, क्लियर है? अब भैया बात यह है कि जो सोडियम क्लोराइड है, अगर इस सोडियम क्लोराइड को हम हीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर्स, क्या लिखा हमने कि अगर मैं सोडियम क्लोराइड को इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर्स मैं क्या कर दूं? हीट कर दूं। क्या कर दूं? हीट। तो होगा क्या? ध्यान से समझना, मैं एक बार इस लाइन को मिटा रहा हूं, इस पार्ट का एक बार यूज कर रहा हूं। अगर इस सोडियम क्लोराइड को हम लोग सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस में हीट करें तो क्या होगा? अब देखो मैंने क्या बोला? सोडियम वेपर्स, ठीक है। अब वेपर्स का मतलब क्या होगा कि वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में है। कौन? सोडियम, ठीक है। चलो अब होगा क्या कि सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस में अगर सोडियम क्लोराइड को हीट करेंगे तो कुछ एक क्लोराइड आयंस अपने लैटिस पॉइंट से हटके किसके पास जाएंगे? वो जाएंगे किसके पास? सोडियम वेपर्स के पास, ठीक है। किसके पास गए? सोडियम वेपर्स के पास गया। कौन गया? Cl नेगेटिव आयन। तो कुछ एक क्लोराइड आयन है, वो अपने लैटिस पॉइंट से हटके किसके पास जाएंगे? सोडियम वेपर्स के पास जाएंगे। अब वेपर्स के पास जाएंगे तो क्या होगा? इस सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, ये बनेगा Na पॉजिटिव, और इस Na पॉजिटिव के साथ में कौन लग जाएगा? Cl नेगेटिव, और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? सोडियम से रिमूव हो गया। कहानी समझ आ गई? अब जैसे वो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? ये जो Cl नेगेटिव आयन, ये जो एनायन अपने क्रिस्टल लैटिस साइड से चला गया ना, उस लैटिस साइड में कौन आ जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। कौन आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन। क्यों आएगा? टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो मैं बोल दूं कि सोडियम क्लोराइड इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर्स, देन सम ऑफ द एनायंस मींस क्लोराइड आयंस, दे गो फ्रॉम देयर लैटिस साइड, वो अपने लैटिस साइड से जाएंगे, ओके। दे कम इन कांटेक्ट विद सोडियम वेपर्स एंड दे फॉर्म Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, सोडियम क्लोराइड फॉर्म करेंगे। और ये जो Na वेपर्स है, तो Na क्या काम करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, और वो जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, दैट इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज द साइट ऑफ दैट एनायन। अब अगर यहां से Cl नेगेटिव गया था तो इसका मतलब Cl नेगेटिव यानी एनायन, तो एनायन में क्या क्रिएट हो गई थी? वैकेंसी। क्या क्रिएट हो गई थी? ये क्या है? एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हुई थी, और उस एनायनिक वैकेंसी को कौन ऑक्यूपाई करता है? इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है। क्यों ऑक्यूपाई करता है? टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो अगर मैं बोलूं कि ये एनायनिक वैकेंसी को फुलफिल कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। अब ऐसा होने से क्या होगा कि जो क्रिस्टल है वो कलर्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? कलर्ड। ये जो सेंटर है, ये जो एनायनिक वैकेंसी वाला सेंटर है, उस सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं? एफ सेंटर। बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया ये। क्या बोलते हैं उसे? एफ सेंटर। अब एफ सेंटर का मतलब क्या है? एक्चुअली मीनिंग इसका ये है, ये वर्ड है, ये क्या? फार्बेन ज़ेंथ्रे, ज़ेंथ्रे। तो इसको हम लोग बोलते हैं फार्बेन, FARBEN, फार्बेन, ज़ेंथ्रे। ज़ेंथ्रे यानी सेंटर, और फार्बेन का मतलब क्या होता है? कलर। फार्बेन का मतलब क्या होता है? कलर यानी कलर्ड, और ज़ेंथ्रे का मीनिंग क्या हो गया? सेंटर यानी कलर्ड सेंटर। एफ सेंटर का मतलब क्या हो गया? एफ सेंटर यानी कलर्ड सेंटर। अब ये सेंटर कलर्ड क्यों होगा?
क्योंकि यहां पर इस एनायनिक वैकेंसी को, जो क्लोराइड आयन चला गया था, जो एनायन चला गया था, और एक वैकेंसी क्रिएट हो गई थी, उस एनायनिक वैकेंसी को कौन फुलफिल करता है? वो इलेक्ट्रॉन फुलफिल करता है। पता लगा इलेक्ट्रॉन कहां से आया? वो इलेक्ट्रॉन फुलफिल करेगा। क्यों फुलफिल करेगा? टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ठीक है, अब क्या होगा कि जब इस क्रिस्टल पे लाइट पड़ेगी, विजिबल लाइट की बात कर रहा हूं, तो ये इलेक्ट्रॉन है, उस लाइट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। उस एनर्जी को क्या करेगा? लाइट की एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करके कहां जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में। और एक्साइटेड स्टेट क्या होती है? अनस्टेबल। और अनस्टेबल होती है तो वापस कहां पे आएगा? ग्राउंड स्टेट में। और ग्राउंड स्टेट में आएगा तो क्या होगा? एनर्जी को रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ कलर्स। तो ये जिस विजिबल रीजन में उस एनर्जी को रिलीज करेगा वही कलर हमको शो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अगर सोडियम क्लोराइड में सोडियम वेपर्स डाल के हीट करें तो कौन सा कलर मिलता है हमको? येलो कलर मिलता है। तो सोडियम क्लोराइड में अगर सोडियम वेपर्स डालें और हीट करें तो कौन से कलर का हो जाता है? वो येलो कलर का हो जाता है, येलो कलर। अब येलो कलर क्यों आया? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ने उस कलर को क्या किया? उस एनर्जी को क्या किया? रिलीज किया। येलो कलर वाली वेवलेंथ की एनर्जी को रिलीज किया। कहानी समझ आ गई? ठीक है, तो आपने देखा कि Cl नेगेटिव तो यहां से कम हो गया था ना। अब Cl नेगेटिव यानी एनायन कम हो गया था ना, एनायनिक वैकेंसी हो गई थी ना। अब Cl नेगेटिव यानी एनायन अगर कम हो गए तो कैटायन बढ़ गए। तो हमको क्या करना था? मेटल को एक्सेस करना था ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी क्रिएट करके। तो ये एफ सेंटर है। अगर आप बोर्ड में है, क्लास 12 बोर्ड में है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एफ सेंटर। तो क्या लिखोगे? द एनायनिक, डेफिनेशन लिखवा देता हूं क्या? द एनायनिक वैकेंसी fulfilled by the anionic vacancy fulfilled by electron is known as क्या? F center is known as what? F center। और F center का मतलब कलर्ड सेंटर। वो सेंटर जहां पर इलेक्ट्रॉन आ गया उस एनायनिक वैकेंसी की जगह, तो वो कलर हो जाता है। क्लियर है? तो सोडियम क्लोराइड अपीयर्स येलो इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर्स। अब यही आता है? नहीं, और भी आते हैं। ये तो कर लिया, समझ आ गया। सिमिलरली क्या होगा कि जो लिथियम क्लोराइड है, अगर लिथियम वेपर्स की प्रेजेंस में इसको हीट करें तो यही सारी कहानी होगी। तो Cl नेगेटिव आयन चले जाएंगे और फिर Li पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनेगा और इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा। बात तो वही है, समझ गए ना? तो लिथियम क्लोराइड को अगर लिथियम वेपर्स की प्रेजेंस में हीट करें तो वो जो कलर सेंटर बनेगा, वो जो एफ सेंटर बनेगा, उसका कलर क्या होगा? उसका कलर होगा पिंक। अब भैया इस कलर के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। लिथियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम वेपर्स अपीयर्स पिंक। सिमिलरली देखो, पोटेशियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम वेपर्स कौन से कलर का हो जाता है? वायलेट। कौन से कलर का हो जाता है? वायलेट। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिथियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम वेपर्स कौन से कलर का हो जाता है? पिंक। एंड पोटेशियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम वेपर कौन के कलर का हो जाता है? वायलेट। अब इसको याद कैसे करोगे? ट्रिक से याद करोगे। तो मैं बता दूं कि मेरी एक कलीग थी जिसका नाम था लिपिका मैम। शॉर्ट में हम उनको लिपि बोलते थे, लिपि। तो जो लिपि मैम थे वो पहले केवी में पढ़ाते थे, केंद्रीय विद्यालय। तो इसका मतलब लिपि फ्रॉम केवी। तो मैं इसको सिंपल ट्रिक से याद रखता हूं क्या? लिपि LIPI, लिपि फ्रॉम के। ट्रिक क्या है? लिपि फ्रॉम केवी, लिपि फ्रॉम केवी। इसको मिटा देता हूं, ये तो है नहीं। लिपि फ्रॉम केवी। अब ली का मतलब क्या है? वही लिथियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम। पी का मतलब क्या हो गया? पिंक। पी का मतलब क्या हो गया? पिंक। और के का मतलब क्या है? पोटेशियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम वेपर्स। और वी का मतलब क्या हो गया? वायलेट। ठीक है, तो जो लिथियम क्लोराइड होता है इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम वेपर्स कौन से कलर का हो जाता है? पिंक कलर का। और जो पोटेशियम क्लोराइड है इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम वेपर्स कौन से कलर का हो जाता है? वायलेट कलर का। लिपि फ्रॉम केवी, लिपि LIPI, लिपि फ्रॉम केवी। कर पाओगे? तो क्या था ये आपका? मेटल एक्सेस डिफेक्ट था ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। और जो सोडियम क्लोराइड है
इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर्स कौन से कलर का हो जाता है? येलो। सिंपल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एफ सेंटर, द एनायनिक वैकेंसी फुलफिल्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया, सब आपको अच्छे से पता लग गया होगा। यहां पर क्या हुआ कि सोडियम क्लोराइड को अगर सोडियम वेपर की प्रेजेंस में हीट किया गया तो क्या होगा, कुछ एक क्लोराइड आयंस है वो अपने लैटिस पॉइंट से चले जाएंगे तो क्या होगा कि जो सोडियम वेपर के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या बनाएंगे, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। अब ये सोडियम क्लोराइड तभी बनेगा जब ये Na है, ये वाला Na है, ये Na पॉजिटिव बनेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अब Cl नेगेटिव चला गया एनायनिक वैकेंसी क्रिएट करके, और उस एनायनिक वैकेंसी को फुलफिल कौन करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है सोडियम से। क्यों फुलफिल करेगा? टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। समझ आ गई? तो अब ये इलेक्ट्रॉन आ गया, अब जैसे ही इसके ऊपर विजिबल लाइट पड़ेगी तो उस विजिबल लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, वो डिफरेंट कलर शो करेगा। तो ये जो सेंटर होता है, इस सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, कलर्ड सेंटर। फार्बेन जेंथ्रे एफ सेंटर बोलते हैं। फार्बेन का मतलब क्या होता है, कलर्ड, जेंथ्रे यानी सेंटर, तो ये कलर्ड सेंटर है। समझ गए? सिमिलरली लिथियम क्लोराइड है, वो लिथियम वेपर की प्रेजेंस में हीट करने पे कौन से कलर का शो करता है, पिंक। और जो पोटेशियम क्लोराइड है वो पोटेशियम वेपर की प्रेजेंस में कौन सा कलर शो करता है, वायलेट। कर पाओगे? कोई इशू नहीं। तो ये था आपका कौन सा, ये था मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो और पॉज करके इसको अच्छे से उतार लो। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट करते हैं। क्या करते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस। अगर कुछ एक्स्ट्रा कैटायन ऐड हो जाए तो भी क्या हो जाएगा, मेटल एक्सेस हो जाएगी। मेटल तो कैटायन बनाएंगे ना, और अगर कुछ एक एक्स्ट्रा कैटायन ऐड कर दे तो भी, तो क्या लिखेंगे, नंबर 2, ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। ठीक है, अब कैसे करें, एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल किसका लिया, ZnO जिंक ऑक्साइड। क्या लिया, जिंक ऑक्साइड, जिंकाइट बोलते हैं इसे हम लोग। जब आप चैप्टर पढ़ोगे ना मेटलर्जी तो वहां पे कॉमन नेम्स आएंगे। ZnO इसका नाम क्या है, जिंकाइट। एक और होता है ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, उसको बोलते हैं कैलामाइन, CALAMINE। ये क्या होता है, जिंकाइट। तो आपको दिख रहा है Zn+2 है और O कितना है, -2 है। सिंपल। तो एक काम करते हैं, फटाफट बना लेते हैं इसका भी। बचपन में खेला होगा आप लोगों ने, Zn+2 O2 नेगेटिव, Zn+2 O2 नेगेटिव, 1 2 3 4, Zn+2 O2 नेगेटिव, Zn+2। चलो 1 2 3 4। ठीक है, Zn+2 O2 नेगेटिव। ये O2 नेगेटिव है, ये हो गया Zn+2, और ये क्या हो गया आपका O2 नेगेटिव। इनको अटैच शो कर दिया, अटैच कर दिया हम लोगों ने। चलो, तो हमने ले लिया कौन सा, जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल। क्या ले लिया, जिंक ऑक्साइड, यानी क्या क्या बोलते हैं जिंक ऑक्साइड को, जिंकाइट का क्रिस्टल, जिसमें Zn+2 आयन है, कैटायन है, मेटल आयन, और O2 नेगेटिव आयन, नॉन मेटल का एनायन। ठीक है, बैलेंस कर। अब हुआ क्या, अब हमने इसमें ऐड कर दिया थोड़ा सा Zn और थोड़ा सा और ZnO ऐड कर दिया और हीट कर दिया। ठीक है, और हमने इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया। अब हीट करने से होगा क्या, हीट करने से ये होगा भैया कि ये जो जिंक है ये बनाएगा Zn+2। ये जिंक क्या बनाएगा, Zn+2। ओके, उसके बाद ये जो ऑक्सीजन था वो क्या था, O2 नेगेटिव। यही तो था ना, क्या था, O2 नेगेटिव। लेकिन होगा क्या कि जो ऑक्सीजन के जो 2 नेगेटिव हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा यहां पे, तो ये क्या बन जाएगा, हाफ O2। क्या बन जाएगा, हाफ O2। क्लियर? नॉर्मली तो ऐसा होता है कि 2 ZnO क्या देगा, 2 Zn2 पॉजिटिव आयंस और क्या देगा, O2 देगा। तो ऑक्सीजन तो बन गई मॉलिक्यूल,
कोई चार्ज नहीं उसके ऊपर, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ गई, एक छोड़ी -2, दो छोड़ा कितना 4 इलेक्ट्रॉन। तभी हम इसको क्या करते हैं, सिंपल रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, ये बन गया Zn, ये बन गया क्या हाफ O2, और ये क्या बन गए 2 इलेक्ट्रॉन। क्या बन गए 2 इलेक्ट्रॉन। इतनी कहानी समझ आ गई। अब देखो क्या होगा कि ये जो कैटायन है Zn+2, ये कैटायन किसी इंटरस्टिशियल साइट पे चले गए, क्योंकि बाकी सारी लैटिसाइड्स तो बुक है, बाकी सारी लैटिसाइड्स क्या है, ऑक्यूपाइड है। तो ये जो कैटायन है Zn+2 एक्स्ट्रा कैटायन, वो कहां पर चले गए, इंटरस्टिशियल साइट पे चले गए। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स भी कहां चले गए, वो भी चले गए कहां पे, इंटरस्टिशियल साइट पे चले गए। कहां चले गए, इंटरस्टिशियल साइट पे। क्लियर है। और ये O2 ये क्या है, ये तो गैस है, निकल गई, निकल गई ना। अब हुआ क्या यहां पर, हुआ तो ये भैया मेटल आयंस इंक्रीज हो गए, मेटल आयंस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। और जो नॉन मेटल आयंस थे वो तो O2 वो तो बनके निकल गया ना, उड़ गया वो तो। ओके, इलेक्ट्रॉन आ गए टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रही, लेकिन मेटल आयंस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। मेटल आयन यानी कैटायंस, तो मेटल क्या हो गई यहां पर, एक्सेस हो गई। मेटल क्या हो गई, एक्सेस। अब मेटल तो एक्सेस हो गई, लेकिन क्रिस्टल हमारा कलर्ड हो गया। कलर्ड कैसे हो गया, दिख रहा है क्या आपको, ठीक है। क्रिस्टल क्या हो गया, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्रिस्टल क्या हो गया, कलर्ड हो गया। क्यों, वही लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब की, लाइट की एनर्जी है ना, एब्जॉर्ब की, विजिबल रीजन में डिफरेंट कलर्स देंगे। तो ये जो ZnO होता है ये व्हाइट कलर का होता है, जो जिंक ऑक्साइड है ये व्हाइट कलर का होता है कि Zn2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव आयंस ने अपनी अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई की हुई है। लेकिन जैसे ही आपने इसको हीट कर दिया, जैसे आपने इसको हिट कर दिया, क्या बनाएगा, Zn2 पॉजिटिव आयन बनाएगा, हाफ O2 बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। अब ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये क्रिस्टल क्या हो गया, कलर हो गया। यानी अब इसका कलर कौन सा हो गया, बोलो, येलो कलर हो गया। व्हाइट से कौन सा कलर हो गया, येलो। तो कलर क्रिएट हो जाता, ठीक है। तो ये जो Zn+2 आयंस थे वो कहां पर आ गए, भाई सारी के सारी लैटिस साइड तो ऑक्यूपाइड है, तो फिर क्या बची, इंटरस्टिशियल साइड बची। कहां पर आ गई, ये इंटरस्टिशियल साइड्स पर आ गए। और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो भी कहां पर आ गए, इंटरस्टिशियल साइड पे आ गए। तो मेटल तो एक्सेस हो गई, मेटल तो क्या हो गई, एक्सेस हो गई। नॉन मेटल क्या होगी, उसके कंपैरेटिवली, मेटल के कंपैरेटिवली डेफिशिएंट हो गई। क्यों, क्योंकि O2 बना, गैसियस फॉर्म में बना, उड़ गया, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहां पर, कहां पर, वही सेम इंटरस्टिशियल साइड पर। इंटरस्टिशियल साइड्स पर कौन आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इन फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर प्रोड्यूस होगा। तो जिंक ऑक्साइड पहले व्हाइट कलर का होता है, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो आपने एक चीज नोटिस किया ना कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट की वजह से क्रिस्टल में कलर इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है, कलर क्रिएट होता है क्रिस्टल में, चाहे वो मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी यानी एफ सेंटर, या फिर ड्यू टू एडिक्शन ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस। कहानी समझ आई। तो आज हम लोगों ने पढ़ा क्या, डिफेक्ट्स, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, इम्परफेक्शन, ठीक है। डिफेक्ट दो टाइप के थे, कौन से, एटॉमिक डिफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। हमने कौन सा पढ़ा उसमें, एटॉमिक डिफेक्ट में, जो कि हमारे सिलेबस में है। अब एटॉमिक डिफेक्ट फर्दर दो टाइप के हैं, कौन सा, पॉइंट डिफेक्ट्स एंड लाइन डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट आगे कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के। मैंने क्या ट्रिक बताया था आपको, डेप्सिन, DAPSIN, डेप्सिन, ठीक है। डिफेक्ट, डिफेक्ट में पढ़ा हमने एटॉमिक डिफेक्ट, एटॉमिक डिफेक्ट में पॉइंट डिफेक्ट, और पॉइंट डिफेक्ट है 3 टाइप के, एस स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट, जिसमें हमने 2 टाइप पढ़े हैं, कौन से, शोकी एंड फ्रैंकल, बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। उसके बाद कौन सा आता है, इंप्योरिटी डिफेक्ट, अगर सोडियम क्लोराइड में स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिक्स कर दिया जाए तो जो 2 Na पॉजिटिव आयन की जगह कौन लेगा, एक स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव आयन ले लेगा, तो एक कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। और वैकेंसी क्रिएट होने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का इंक्रीज होना, याद रखिएगा। फिर तीसरा हमने पढ़ा कौन सा, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट फर्दर 2 टाइप के,
कौन से टाइप का? एक पढ़ा हमने मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, यहां पे मेटल डेफिशिएंट हो जाती है, और कौन सी मेटल के जो कंपाउंड्स हैं वो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट शो करते हैं? ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड्स, जहां पर मेटल अपना वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। जैसे मान लो आयरन ले लिया Fe+2 Fe+3, निकिल ले लिया निकिल+2 निकिल+3, तो उसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल किया था, और फिर हमने ट्रिक भी किया था कि एक सेकंड में कैसे पता लगाएं कि भैया Fe+3 का नंबर क्या था, Fe+2 का नंबर क्या था। फिर हमने दूसरा पढ़ा कौन सा? मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और मेटल एक्सेस डिफेक्ट फर्दर दो टाइप का, कौन सा? मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी F सेंटर, और उसकी वजह से क्रिस्टल में क्या आता है? कलर आता है, लिपी फ्रॉम केवी, lithium chloride in presence of lithium vapors appears pink, and potassium chloride in presence of potassium vapors appears violet, and sodium chloride in presence of sodium vapors appears yellow. फिर दूसरा हमने पढ़ा है कौन सा? मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस। जैसे जिंक ऑक्साइड का एग्जांपल ले लिया कि जिंक ऑक्साइड व्हाइट होता है, हीट करेंगे येलो हो जाता है, क्यों? क्योंकि कैटायन हमारे पास क्या हो गया? अभी एक्स्ट्रा हो गए, कहां पर आ गए? इंटरस्टिशियल साइड पे, और उसी इंटरस्टिशियल साइड पे कौन आ गए? इलेक्ट्रॉन भी आ गए, ये वाले O2 तो गैस था, निकल गया। अब इन फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर प्रोड्यूस होता है, तभी ये व्हाइट कलर की से क्या हो गया? येलो। एनर्जी कहां से मिली? क्योंकि आप इसको हीट कर रहे हो, समझ रहे क्या नहीं? तो ये था आपका कौन सा? इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट्स इन सॉलिड। आई होप बड़ा शानदार आपको समझ आया होगा। एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो मैं मान के चलूं कि अगर आपने इसको शुरू से एंड तक देखा है तो आपके 4 नंबर कंफर्म हो गए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वो भी ट्रिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।